नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम सबको लगता है कि हम जानते हैं, इमरजेंसी फंड। हम सबने सुना है कि ये जरूरी है, लेकिन आज की जो हमारी बातचीत है वो इस बारे में नहीं है कि ये क्या है, बल्कि यह इस बारे में है कि ये हमारी सोच को, हमारे फैसलों को पर्दे के पीछे से कैसे कंट्रोल करता है। बिल्कुल। हमारे हाथ लगा है एक दस्तावेज जिसका शीर्षक है इमरजेंसी फंड, आपकी जेब का असली सुपर हीरो। काफी दिलचस्प टाइटल है ना? तो आज का हमारा मिशन इसी सुपर हीरो की शक्तियों को गहराई से समझना है, और हम यह मानकर चल रहे हैं कि हमारे श्रोता मूल बातें जानते हैं, तो हम सीधे मुद्दे की तह तक जाएंगे। और ये एक बहुत जरूरी बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग इमरजेंसी फंड को सिर्फ पैसा बचाने के तौर पर देखते हैं। हाँ, बस एक सेविंग्स अकाउंट। जबकि असल में ये पैसा बचाने के बारे में है ही नहीं। ये है निर्णय लेने की क्षमता, यानी डिसीजन मेकिंग बैंडविड्थ खरीदने के बारे में। डिसीजन मेकिंग बैंडविड्थ। हाँ, ये आपको मुश्किल समय में घबराहट में लिए गए खराब फैसलों से बचाने की आजादी देता है। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। चलिए इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। हम सब जानते हैं कि ये फंड नौकरी जाने या कोई मेडिकल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन के लिए होता है जी। लेकिन इसे हीरोइक क्यों कहा जाता है? ये बस एक बचत खाते से कहीं ज्यादा कैसे है? इसे हीरोइक कहने की वजह बिल्कुल वही है जो हमने अभी कही। सोचिए, जब कोई संकट आता है तो हमारा दिमाग पैनिक मोड में होता है। बिल्कुल। उस वक्त हम लंबी अवधि के बारे में नहीं सोच पाते, हम सिर्फ उस पल की आग बुझाने की कोशिश करते हैं। सही बात है। यहीं पर इमरजेंसी फंड एक हीरो की तरह आता है। ये आपको वित्तीय संकट से तो बचाता ही है, पर उससे भी ज्यादा ये आपको एक मानसिक संकट से बचाता है। ओके, इसे थोड़ा और साफ करते हैं। आज की चर्चा के लिए चलिए एक किरदार को साथ लेके चलते हैं। अच्छा आइडिया है। मान लीजिए प्रिया 28 साल की ग्राफिक डिजाइनर है, अच्छी नौकरी है, लेकिन फ्रीलांसर है, मतलब आय हर महीने ऊपर नीचे होती है। ठीक है। तो प्रिया की जिंदगी में ये फंड कैसे हीरो बनेगा? ये बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए प्रिया का एक बड़ा क्लाइंट अचानक काम देना बंद कर देता है। ओ, ये तो फ्रीलांसर के लिए सबसे बुरा सपना है। बिल्कुल। तो उसकी आय मान लीजिए 40% कम हो जाती है। अब अगर प्रिया के पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो वो घबरा जाएगी। जाहिर है। वो शायद कम पैसों में कोई भी छोटा मोटा प्रोजेक्ट उठा लेगी जो उसके करियर के लिए अच्छा नहीं है। वो शायद अपने लॉन्ग टर्म निवेश जो उसने अपने भविष्य के लिए रखे थे, हाँ, उन्हें नुकसान में बेच देगी। लेकिन अगर उसके पास 6 से 8 महीने के खर्चों का फंड है तो वो शांत रहेगी। वो उस घबराहट को महसूस नहीं करेगी। वो शांति से नए और बेहतर क्लाइंट्स ढूंढने पर फोकस कर पाएगी, बिना अपनी कीमत गिराए। तो उस फंड ने उसे सिर्फ पैसा नहीं दिया? नहीं, उसने उसे सही फैसला लेने का समय और मानसिक शांति दी। ये बात तो दिमाग में सीधे उतर गई। मतलब ये आपको खराब फैसले लेने से बचाने वाली आजादी है। एग्जैक्टली। लेकिन यहीं पर एक निवेशक का दिमाग सवाल करता है। क्या? अगला सवाल जो दिमाग में आता है वो थोड़ा डराने वाला है कि आखिर कितना पैसा, और कहीं ये इतना बड़ा आंकड़ा तो नहीं कि शुरुआत करने से पहले ही हिम्मत टूट जाए। हाँ, ये सवाल सबसे ज्यादा परेशान करता है। इसका एक स्टैंडर्ड नियम है जो कहता है कि आपके पास 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर रकम होनी चाहिए। जरूरी खर्च? और यहाँ जरूरी खर्च मतलब वो खर्च जिनके बिना आपका काम बिल्कुल नहीं चल सकता, जैसे घर का किराया या EMI, खाना, बिजली, पानी, वाईफाई के बिल, आने जाने का खर्च। बिल्कुल। 1 मिनट, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा। जी। मान लीजिए प्रिया का मासिक जरूरी खर्च है 50,000 रुपए। ठीक है। तो 6 महीने के हिसाब से हुए 3 लाख रुपए। सही है। आज के समय में जहां महंगाई दर 6-7% है, वहां 3 लाख रुपए को एक सेविंग्स अकाउंट में रखना, जहां मुश्किल से 3-4% ब्याज मिलता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपका पैसा हर दिन अपनी कीमत खो रहा है। क्या ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है? बहुत ही जायज और जरूरी सवाल है। मतलब उसी पैसे को अगर किसी अच्छे इंडेक्स फंड में लगाया होता तो वो बढ़ रहा होता। और यहीं पर लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। हमें इमरजेंसी फंड के उद्देश्य को, उसके पर्पस को समझना होगा। ओके। इसका उद्देश्य पैसा कमाना या रिटर्न जनरेट करना है ही नहीं। इसका उद्देश्य है आपकी वित्तीय जीवन का इंश्योरेंस, यानी बीमा बनना। इंश्योरेंस? जैसे आप अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं तो आप ये उम्मीद नहीं करते कि वो आपको रिटर्न देगा।
है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप वो प्रीमियम इसलिए भरते हैं ताकि किसी दुर्घटना के समय आपको अपनी जेब से लाखों रुपए न भरने पड़े। सही बात है। इमरजेंसी फंड भी ठीक वैसा ही है। जो थोड़ा बहुत रिटर्न का नुकसान हो रहा है वो उस मानसिक शांति और सुरक्षा के लिए चुकाया गया प्रीमियम है। वाह, ये तुलना तो एकदम सही बैठी। तो ये एक निवेश नहीं बल्कि एक बीमा पॉलिसी है। बिल्कुल। ये बात समझ में आती है। तो प्रिया जैसी फ्रीलांसर के लिए क्या 6 महीने का फंड काफी है या उसे ज्यादा की जरूरत होगी? देखिए, प्रिया जैसे लोगों के लिए जिनकी आय स्थिर नहीं है या जो लोग ऐसी इंडस्ट्री में है जहां नौकरियां जल्दी जाती हैं, मतलब ज्यादा रिस्क है। हाँ, उनके लिए 6 से 12 महीने का फंड रखना एक बेहतर रणनीति है। ओके। वहीं अगर कोई ऐसा कपल है जहां दोनों कमाते हैं और दोनों की नौकरियां काफी स्थिर हैं, तो शायद 3-4 महीने का फंड भी उनके लिए शुरुआती तौर पर ठीक हो सकता है। यह हर किसी की पर्सनल सिचुएशन पर निर्भर करता है। ठीक है, ये तो काफी प्रैक्टिकल सलाह है। तो अब मान लीजिए प्रिया को पता है कि उसे करीब 9 महीने का फंड चाहिए, यानी लगभग 4.5 लाख रुपए। जी। अब ये जो आंकड़ा है ये तो बहुत बड़ा लग सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो अगला कदम, इसे बनाना, शुरुआत करना ही तो सबसे मुश्किल होता है। सबसे मुश्किल, हाँ। तो इस प्रक्रिया को थोड़ा आसान कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल, इससे हम 5 आसान कदमों में बांट सकते हैं। ओके। पहला कदम है अपने खर्चों की ईमानदारी से लिस्ट बनाएं। ईमानदारी से? हाँ, प्रिया को 1 महीने तक अपने हर छोटे बड़े खर्च को ट्रैक करना होगा। सिर्फ किराया और बिल नहीं, बल्कि स्विगी पर कितना खर्च हुआ, दोस्तों के साथ कॉफी पर कितना गया, सब कुछ। इससे उसे पता चलेगा कि उसके जरूरी और गैर जरूरी खर्च क्या हैं। ठीक है, पहला कदम। दूसरा कदम है एक छोटा लक्ष्य तय करें। 4.5 लाख का पहाड़ देखकर डरने के बजाय प्रिया को पहले सिर्फ 1 महीने के खर्च यानी 50,000 रुपए जमा करने का लक्ष्य रखना चाहिए। अच्छा। जब वो पूरा हो जाए तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिर 3 महीने का लक्ष्य और फिर धीरे धीरे 9 महीने तक पहुंचना। छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करना साइकोलॉजिकली आसान होता है। तीसरा कदम क्या होगा? तीसरा और सबसे जरूरी कदम, एक अलग घर बनाए। अलग घर मतलब इस पैसे को अपने रोजमर्रा के सैलरी अकाउंट से बिल्कुल दूर रखना है। अच्छा। एक ऐसा अलग हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट खोलें जिसका डेबिट कार्ड या यूपीआई आप इस्तेमाल ना करें। उसे डू नॉट टच फंड या लाइफ पोर्ट फंड जैसा कोई नाम दे। नजर से दूर, दिमाग से सुरक्षित। बिल्कुल। ये दिमाग के साथ एक छोटा सा खेल है लेकिन कारगर है। और चौथा कदम है बचत को ऑटोमेट करें। अपनी नेट बैंकिंग में एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान या ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें। STP यानी एक तरह का ऑटोमेटेड मंथली ट्रांसफर। जी। जहां बैंक को एक स्थायी निर्देश दे दिया जाता है कि हर महीने एक तय तारीख को, जैसे सैलरी आने के अगले ही दिन, हाँ बिल्कुल, एक तय रकम इस अकाउंट से उस इमरजेंसी अकाउंट में भेज दी जाए, है ना? बिल्कुल। इसे सेट करके भूल जाओ वाला तरीका कह सकते हैं। इससे बचत आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहती, ये एक आदत बन जाती है, चाहे 5,000 रुपए महीने से ही शुरुआत क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल। और 5वां कदम है अप्रत्याशित आय का इस्तेमाल करें। मतलब प्रिया को जब भी कोई टैक्स रिफंड, कोई दिवाली बोनस या किसी पुराने क्लाइंट से रुका हुआ पैसा मिले तो उसे पार्टी करने के बजाय सीधे इस फंड में डाल दें। अच्छा, ये तो स्मार्ट है। ये उसके लक्ष्य तक पहुंचने की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देगा। ठीक है, मान लीजिए प्रिया ने मेहनत करके ये पैसे जमा कर लिए। अब मेरा निवेशक वाला दिमाग फिर से खुजली कर रहा है। खुजली फिर से? हाँ, वो कह रहा है कि इस पैसे को ऐसे क्यों रखना, क्यों ना इसे किसी ठीक ठाक म्यूचुअल फंड में लगा दूं ताकि ये बढ़ता भी रहे। मुझे लगता है कि बहुत से लोग यहाँ गलती करते होंगे। बहुत लोग करते हैं। तो इस पैसे को रखने के लिए सबसे सही जगह कौन सी है? ये सवाल इस पूरी चर्चा का दिल है और इसका जवाब 3 शब्दों में है: सुरक्षा, सेफ्टी, तरलता, लिक्विडिटी और शून्य जोखिम, जीरो रिस्क। सेफ्टी, लिक्विडिटी, जीरो रिस्क। हाँ, इमरजेंसी फंड के साथ कोई भी एडवेंचर नहीं करना है। इसका मतलब शेयर बाजार, इक्विटी म्यूचुअल फंड या कोई भी ऐसी चीज जहां आपका पैसा एक दिन में भी घट सकता है, वो इसके लिए बिल्कुल नहीं है। तो फिर सबसे अच्छे विकल्प क्या हैं जहां ये तीनों शर्तें पूरी होती हों? इसके लिए 3 बेहतरीन विकल्प है। पहला, हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट, जो सबसे सरल और सुरक्षित है। ठीक है। दूसरा, बैंक की शॉर्ट टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट FD, जिसे आप ऑनलाइन तोड़ सकें। और तीसरा, जो थोड़े जानकार निवेशकों के लिए है, वो है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। लिक्विड फंड्स,
कई लोग इनका नाम सुनकर डर जाते हैं क्योंकि इसमें म्यूचुअल फंड शब्द जुड़ा है। हाँ, ये सच है। ये सुरक्षित क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये फंड अपना पैसा बहुत छोटी अवधि वाले इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं, जैसे सरकारी ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिनकी मैच्योरिटी बहुत कम होती है। हाँ, 91 दिनों से भी कम। इसलिए इन पर ब्याज दर के उतार चढ़ाव का असर लगभग न के बराबर होता है। अच्छा। इसलिए इन्हें काफी सुरक्षित माने जाते हैं और इनसे पैसा निकालने पर 1 से 2 कामकाजी दिनों में आपके अकाउंट में आ जाता है। तो सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा बेहतर रिटर्न, लेकिन सुरक्षा वैसी ही। लगभग वैसी ही, हाँ। ये जानकारी बहुत काम की है। अब मान लीजिए कि प्रिया ने अपना फंड बना लिया। अब असली चुनौती आती है, अनुशासन की। उसके इस्तेमाल के लिए क्या कोई स्पष्ट नियम होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। क्योंकि दिमाग तो बहाने ढूंढ ही लेता है। अरे, अमेज़न पर 50% की सेल लगी है, ये तो एक तरह की इमरजेंसी है। बिल्कुल, और दिमाग इस मामले में बहुत रचनात्मक हो सकता है, इसलिए नियम बनाना बहुत जरूरी है। इसे एक ब्रेक इन केस ऑफ इमरजेंसी वाले शीशे की तरह समझें। ओके, तो कब तोड़े शीशे को? इसका इस्तेमाल तब करें जब आय का स्रोत पूरी तरह बंद हो जाए, मतलब नौकरी चली जाए, या कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी हो जिसका खर्च बीमा कवर से ज्यादा हो। ठीक है। या फिर घर की कोई ऐसी बड़ी मरम्मत जिसके बिना रहना मुश्किल हो, जैसे छत का टूटना या गाड़ी का इंजन खराब होना, अगर गाड़ी आपके काम पर जाने के लिए जरूरी है। ये हैं असली आपात स्थितियां। ठीक है, ये तो हो गई वास्तविक आपात स्थितियां। अब वो लिस्ट भी बताइए कि इसका इस्तेमाल कब बिल्कुल नहीं करना है। ये लिस्ट ज्यादा जरूरी है। इसका उपयोग कब न करें? बताइए। दोस्तों के साथ अचानक बने गोवा के प्लान के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी शादी में महंगे कपड़े खरीदने के लिए, या सिर्फ दिखावे के लिए नया मॉडल आने पर अपना फोन अपग्रेड करने के लिए। और निवेश के लिए? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। शेयर बाजार में आई गिरावट में मौके का फायदा उठाने के लिए निवेश करने के लिए भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ओके। इन सब चीजों के लिए अलग से प्लानिंग और बचत करनी चाहिए। इमरजेंसी फंड को छूना मतलब अपने सुरक्षा कवच में छेद करना है। ये बात तो साफ हो गई। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इमरजेंसी फंड आपकी वित्तीय जिंदगी का बैटमैन है? एक ऐसा रक्षक जो ज्यादातर समय चुपचाप पर्दे के पीछे खड़ा रहता है, लेकिन जब संकट का सिग्नल आता है तो वो आपको बचाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये तुलना मुझे बहुत पसंद है। ये बिल्कुल बैटमैन की तरह है ना? वो दिखावा नहीं करता, लेकिन सबसे मुश्किल घड़ी में वही काम आता है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। जरूर। मेरे क्लाइंट थे जिन्होंने मार्च 2020 के मार्केट क्रैश में घबराकर अपना सारा इक्विटी पोर्टफोलियो भारी नुकसान में बेच दिया, क्योंकि उन्हें पैसों की अचानक जरूरत आ पड़ी थी। अगर उनके पास सिर्फ 6 महीने का इमरजेंसी फंड होता तो वे उस अस्थायी गिरावट को झेल जाते और आज उनका पोर्टफोलियो शायद 2 गुना होता। मतलब उस एक फैसले ने उन्हें आर्थिक रूप से कई साल पीछे धकेल दिया। कम से कम 5 साल पीछे। इमरजेंसी फंड आपको ऐसी ही बड़ी गलतियां करने से बचाता है। तो आज की इस गहरी बातचीत का सार यही है कि इमरजेंसी फंड कोई विकल्प नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय योजना की नींव है। नींव है, बिल्कुल। ये वो पहली ईंट है जिसके बिना आप कितनी भी ऊंची इमारत बनाने की कोशिश करें, वो एक ना एक दिन ढह जाएगी। बिल्कुल। और मैं श्रोताओं को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। जी। सोचिए कि वित्तीय सुरक्षा के अलावा एक मजबूत इमरजेंसी फंड होने से किसी को किस तरह की आजादी मिलती है। ये आपको अपनी नापसंद की नौकरी में सिर्फ इसलिए टिके रहने की मजबूरी से आजाद करता है क्योंकि आपको ईएमआई भरनी है। सही बात है। ये आपको एक नया कौशल सीखने या अपना छोटा मोटा काम शुरू करने का जोखिम लेने की हिम्मत देता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप असफल भी हुए तो आपके पास एक सुरक्षा जाल है। तो सवाल ये है, आप इस फंड को सिर्फ एक जरूरत के तौर पर देखते हैं या अपनी जिंदगी के बड़े और बेहतर फैसले लेने की आजादी के टिकट के रूप में?